दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। मेरा नाम है डॉक्टर पल्लव गोस्वामी। आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वो है निजीकरण और किस प्रकार बैंकिंग सेक्टर में निजीकरण हो रहा है और पूरे अन्य दूसरे सेक्टर्स में भी निजीकरण हो रहा है। तो हमारा डिस्कशन आज इसी पॉइंट पर रहेगा और हम ये चर्चा करेंगे कि निजीकरण के क्या बैंकिंग सेक्टर में लाभ हैं जो कर्मचारियों को मिलेंगे और जो लाभ ग्राहकों को मिलेंगे और जो लाभ पूरे वित्तीय बाजार को मिलेंगे। तो क्या ये प्राइवेटाइजेशन देश के लिए अच्छा है, इन सब स्टेक होल्डर्स के लिए अच्छा है, कि या ये प्राइवेटाइजेशन एक मुश्किल क्रिएट करेगा जिसके कारण पहले इस सेक्टर में निजीकरण किया गया था। तो आइए इस सब पर चर्चा करते हैं। तो यदि वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो अभी भारत में कुल 12 सरकारी बैंक कार्यरत हैं और 12 सरकारी बैंकों के अलावा अगर हम डेटा पर नज़र डालें तो कुल 22 निजी क्षेत्र के बैंक भी भारत में कार्य कर रहे हैं, जिनमें सभी बड़े बड़े और छोटे बैंक शामिल हैं। इसके अलावा यदि आप देखें तो 11 छोटे वित्तीय बैंक हैं जिन्हें हम स्मॉल फाइनेंस बैंक कहते हैं। तो ऐसे 11 बैंक भारत में काम कर रहे हैं और 43 यानी 43 क्षेत्रीय और ग्रामीण बैंक भी कार्य कर रहे हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देना है। तो इस प्रकार आप देखेंगे एक बड़ा स्ट्रक्चर है बैंकिंग का। और इन सब के अलावा लगभग 46 यानी 46 विदेशी बैंकों की शाखाएं भी भारत में कार्यरत हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इन सब का नंबर जो है वो लगभग 150 के करीब बन जाता है अगर इन सभी को हम कलेक्टिवली कैलकुलेट करें। और इसके अलावा जो छोटा स्ट्रक्चर है हमारा फाइनेंसिस का, जो कि एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर का फाइनेंस है, वो भी एक बहुत बड़े व्यापक स्तर पर कार्य कर रहा है। और अगर हम एनबीएफसीज की बात करें, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की, तो उनका नंबर भी अगर हम ऐड कर दें तो ये नंबर एक बड़ा नंबर हो जाता है। लेकिन क्या ये सारी संख्या मिला के हमारे देश की जो वित्तीय ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने में अभी समर्थ है या नहीं है, ये भी एक प्रश्न है। तो इन सब पर आप चर्चा करते हैं आज और देखते हैं कि जिन बैंकों का अगले आने वाले सत्र में, जो संसद का सत्र अभी 29 नवंबर से शुरू होने वाला है, शीतकालीन सत्र, क्या इसमें इन बैंकों के निजीकरण का जो बिल आने वाला है वह इन सारे स्टेक होल्डर्स के लिए लाभदायक है या नहीं। इस सब पर आज हम अपना डिस्कशन, अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। दोस्तों 19 जुलाई 1969 को सबसे पहले राष्ट्रीयकरण किया गया था इस बैंकिंग सेक्टर का और लगभग 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था, जैसा आपको शायद ये इतिहास मालूम होगा। और उसके बाद 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया इस बीच में। और अब 50 साल बाद इन्हीं राष्ट्रीयकृत बैंकों को सरकार फिर से निजीकरण की तरफ लेके जा रही है। तो इसके पीछे कोई ना कोई मंशा होगी या कोई ना कोई ऐसा उद्देश्य होगा, या हो सकता है इकोनॉमिक आवश्यकताएं हों जो सरकार को और उनकी वर्किंग कमेटीज़ को और उनकी एडवाइजरीज़ को ये ऐसा लगा हो कि ये निजीकरण किया जाना चाहिए। पिछले बजट में हमने देखा कि जब वित्त मंत्री ने यह घोषणा की थी कि 1.5 लाख करोड़ रुपए हम लगभग इस विनिवेश से प्राप्त करेंगे। विनिवेश का अर्थ है कि जब सरकार अपनी संपत्तियों को बेचकर जब पैसा वापस अर्न करती है तो उसे विनिवेश कहा जाता है। तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट चाहती है कि इस विनिवेश के थ्रू जारी करके प्राप्त करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें। तो इसी निजीकरण के क्षेत्र में बहुत सारी बैंक्स हैं जो निजीकरण के कगार पर खड़ी हैं। अगर हम उसका नाम लें तो उनमें से कुछ प्रमुख बैंक हैं, जिनमें से एक है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। इंडियन ओवरसीज़ बैंक जो निजीकरण होने वाला है जिसका, एक है बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक और इसके अलावा पंजाब एंड सिंध बैंक। ये सभी बैंक निजीकरण की राह पर आने वाले हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि कुछ बैंक्स मर्ज हो गई पंजाब नेशनल बैंक में, पीएनबी में, जिनमें हैं ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इलाहाबाद बैंक और इसके अलावा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो ये कुछ बैंक्स हैं जो ऑलरेडी पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो चुकी हैं और सरकार चाहती है कि उनका जो आधिपत्य है वो केवल 4 या 5 बैंकों तक ही सीमित रहे। तो जो भी 12 निजी सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं उन सबको धीरे धीरे गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करना चाह रही है। तो इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि क्या ये निजीकरण इन सारे स्टेक होल्डर्स के लिए बेहतर है या नहीं। अगर इसे एक उदाहरण से समझें तो पिछले 1 साल से 2 साल की अवधि में प्राइवेट बैंक्स ने यूपीआई के ट्रांजैक्शंस पर 2.5 रुपये से 5 रुपये तक के चार्जेस अपने कस्टमर से चार्ज किए हैं, जबकि ऐसे चार्जेस सरकारी बैंकों में बहुत कम थे या ना के बराबर थे। तो इस प्रकार यदि ग्राहकों को अच्छी सुविधाएं चाहिए तो उन्हें चार्जेस का भुगतान करना होगा, ये बहुत निश्चित है। तभी प्राइवेट बैंक अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन कर पाते हैं। अगर हम चलें दूसरी तरफ जहां पर लोन्स की बात होती है, और आपने पिछले कुछ सालों में देखा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और भारत सरकार ने हमेशा ये प्रयास किया है कि इंटरेस्ट रेट्स हमेशा कम हों,
कम इंटरेस्ट रेट्स होंगी तो बाजार में मांग बढ़ेगी, बाजार में उत्पादन बढ़ेगा, बाजार में पूर्ति बढ़ेगी, तो बाजार का मोमेंटम इंक्रीज होगा। अब उसको कम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमेशा अपनी मॉनेटरी पॉलिसी यानी जिसको मौद्रिक नीति बोलते हैं उसमें CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट आदि में कमी करता है। तो जब बैंक रेट या आप देख सकते हैं CRR में कमी होती है तो उसका जो लाभ बैंकों को प्राप्त होता है वो लाभ प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स अपने कस्टमर्स को कंपेरेटिव कम ट्रांसफर करते हैं, जबकि सरकारी बैंक इसको अधिक ट्रांसफर करता है। तो जैसे जैसे बाजार में निजीकरण होता है तो मौद्रिक पॉलिसी का प्रभाव बाजार में कुछ समय के बाद ज़्यादा दिखाई देता है, जबकि सरकारी स्ट्रक्चर पर ये इमीडिएटली या बहुत निकट समय में दिखाई देता है। अगर हम इसको एक उदाहरण के रूप में समझें तो आप देखिए पिछले कुछ सालों में जहां पर सरकारी बैंकों ने लगभग 1% तक बाजार में 0.94% से 1% तक की इंटरेस्ट रेट्स में कमी की है, वहीं प्राइवेट सेक्टर बैंक ने केवल 0.54% से लेकर 0.6% तक की लोन्स में कमी की है, इंटरेस्ट ऑन लोन्स में। तो ये जो अंतर है लगभग 40.4% से 0.5% का, ये अंतर ग्राहकों की जेब में एक भार के रूप में दिखाई देता है अगर हम प्राइवेटाइजेशन की बात करें। तो अगर सामान्यतः ज़्यादातर बैंक अगर प्राइवेट सेक्टर्स की होंगी तो कस्टमर्स की जेब से इंटरेस्ट का जो भार होगा उसका भुगतान ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यदि आप नए कस्टमर्स को लोन देने की बात का आंकड़ा देखें, डेटा देखें, तो इस मामले में प्राइवेट सेक्टर बैंक कंपेरेटिव बहुत अग्रेशन के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने नए कस्टमर्स को 1.76% यानी 1.76% के आसपास कम दर पर नए लोन उपलब्ध करवाए हैं। अब चाहे आप इसे मार्केटिंग स्टंट कहें या नए ग्राहकों को जोड़ने की बात कहें, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं नए कस्टमर को इंटरेस्ट ऑन लोन पर बेनिफिट मिल रहा है। वहीं सरकारी बैंक्स ने नए लोन्स पर केवल 1% तक की कमी ही अपने नए कस्टमर्स को दी है। दोस्तों अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण पक्ष की, जो है कर्मचारी। यदि आप कुल नंबर की बात करें तो भारत में लगभग 13 से 14 लाख कर्मचारी बैंकिंग क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहे हैं। और इसी नंबर पर यदि हम सरकारी और प्राइवेट सेक्टर का स्ट्रक्चर देखें तो लगभग 8.7 लाख कर्मचारी सरकारी क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और लगभग 4.2 से 4.3 लाख कर्मचारी प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में कार्य कर रहे हैं। अब यदि हम इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखें, अगर हम इसका तरीका देखें कि किस प्रकार के कर्मचारी ज़्यादा स्तर पर काम कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि सरकारी बैंकों में जो क्लरिकल स्टाफ है, जो ब्रांच बैंकिंग का स्टाफ है, उनके नंबर्स ज़्यादा हैं। वहीं प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो क्लरिकल स्टाफ है या जो सपोर्ट स्टाफ है या जो ब्रांच बैंकिंग का स्टाफ है, उनके नंबर्स कंपैरेटिव कम हैं। तो जब निजीकरण होगा, सरकारी बैंकों को प्राइवेट सेक्टर्स में कन्वर्ट किया जाएगा, तब एक एक्सेस एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। जो ब्रांच लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको किस प्रकार से खपाया जाएगा, क्या इसकी कोई स्पष्ट पॉलिसी है, वो अभी तक किसी भी प्रकार से शेयर नहीं की गई है। तो जो निजीकरण का सबसे बड़ा नुकसान शायद होने वाला है वो एग्जिस्टिंग सरकारी कर्मचारियों को होने वाला है जिनके बैंक निजीकरण की तरफ जा रहे हैं। तो हो सकता है जैसे हमने पहले भी देखा था कि गोल्डन शेक हैंड या VRS जैसी स्कीम्स लागू की जा सकती हैं और कुछ कर्मचारियों को ज़बरदस्ती रिटायर भी किया जा सकता है, या अगर एक्सेस एम्प्लॉयमेंट है तो उनको ट्रांसफ़र करके कुछ ऐसी लोकेशंस में भेजा जा सकता है जहां पर एम्प्लॉयज़ की कुछ कमी हो। तो ये कैसे होगा, इसको देखना होगा। दूसरी तरफ एक और विषय जो कर्मचारियों से संबंधित है वो है कि सरकारी बैंकों में आरक्षण की सुविधा रहती है और आरक्षण के हिसाब से ही रिक्रूटमेंट्स होते हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आरक्षण जैसी कोई भी बात नहीं होती। तो जो आरक्षण के थ्रू एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं या जो अभी रिसेंटली आए हैं, उनके साथ क्या समानता रहेगी उस पूरे स्ट्रक्चर में, उनके प्रमोशंस में, ये भी एक HR पॉलिसीज़ पर देखने वाला विषय रहेगा और ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहेगा जिस पर आगे सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि अगर आप एयर इंडिया के निजीकरण की बात करें, सरकार ने गारंटी दी है उनके एम्प्लॉयमेंट से संबंधित। तो जैसे ही उसका टाटाज ने अधिग्रहण किया तो इस बात का भी कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट के साथ हुआ है कि जो एम्प्लॉयज़ आज की डेट में एयर इंडिया के साथ काम कर रहे हैं उनकी कंटिन्यूटी एज ए एम्प्लॉयमेंट जारी रहेगी। तो क्या ऐसी कोई गारंटी निजी सेक्टर के कर्मचारियों को भी मिलेगी जब वो सरकारी स्ट्रक्चर से निजी स्ट्रक्चर पर ट्रांसफ़र होंगे? ये भी एक विषय है या ये भी एक प्रश्न है जिस पर शायद सरकार को जवाब देना चाहिए। तो दोस्तों अगर कंक्लूजन के रूप में इस चर्चा को हम समाप्त करें तो डिस्कशन यही रहेगा कि निजीकरण देश की आवश्यकता है और फ्यूचर निजीकरण से ही संबंधित लग रहा है अगले आने वाले कुछ वर्षों में।
हो सकता है उसके बाद वापस इकोनॉमिक रिव्यू करना पड़े और हमें जाना पड़े कि क्या ये निजीकरण की बजाय वापस हमें राष्ट्रीयकरण की तरफ जाना होगा। लेकिन शायद इस अवधि में लगभग 20, 25, 30 या 40 साल लग सकते हैं, जैसा हमने पिछले कुछ सालों में देखा। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये एक साइक्लिकल प्रोसेस है जो चलती रहेगी सभी इंडस्ट्रीज़ में। सरकार धीरे धीरे अपना इकोनॉमिक इंटरफेरेंस कम करने लगेगी, केवल नीतिगत निर्णयों में सरकार को रहना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन साथ साथ जो लोग आज की डेट में जिन सुविधाओं को प्राप्त कर रहे हैं वो कहीं प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद कॉस्टली ना हो जाए या उनसे संबंधित कर्मचारियों का कोई नुकसान नहीं हो, उनके हितों का ध्यान रखना भी सरकार की जिम्मेदारी है। तो आप भी इस चर्चा में शामिल रहिए और अपने कमेंट्स लिखिए, अपने कमेंट्स बताइए कि आपका इस विषय में क्या मानना है। क्या निजीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर है, या हो सकता है कि कुछ निजीकरण में हमें कुछ चेक बैलेंसेस लगाने होंगे तभी ये और बेहतर हो पाएगा। तो आप इस चर्चा में शामिल रहिए। अगले किसी और नए विषय में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।